हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एग्ज़ाम। दोस्तों, जैसे कि अपने OM1 की चर्चा कर रहे थे, तो इसके अंदर उन्होंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 इसका कंप्लीट कर लिया है। ये दोनों दोस्तों आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। आज अपने चैप्टर 3 के बारे में बात करेंगे। और ये जो चैप्टर है पे एंड अलाउंसेस का, दोस्तों बहुत ही ईजी चैप्टर है और इसमें बताने लायक बहुत ही कम बातें हैं, क्योंकि जो हमारा पर्सनल पे एंड अलाउंसेस जो होता है वो हर एक इंडिविजुअल को पता है कि हम कौन से ग्रेड पे में आते हैं, हमारी बेसिक कितनी है, हमारे कितने डीए मिलता है, कितना HRA है। इस चैप्टर के अंदर ये सारी सिंपल बातें दी गई है और 3 या 4 पेज का चैप्टर है बुक के अंदर मुश्किल से। फिर भी अपने को एक तरफ से अपने OM1 जो स्टार्ट करी है तो इसको एक तरफ से अपने ख़त्म भी करेंगे। ठीक है, मेनली जो इसके जब बुक खत्म हो जाएगी अपनी, तो अपने जिसको MCQ डिस्कस करेंगे, लगभग 150 से 200 MCQ मैं आपको विद अथॉरिटी सारे करवाऊंगा, तो उससे चीज़ों में ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। ओके, फिर भी अपने एक तरफ से बुक स्टार्ट की है तो इसके 10 चैप्टर अपने कंप्लीट करेंगे, ताकि थोड़ा सा आपको और कॉन्फिडेंस आ जाए। इसके 10 साल के जो पेपर हैं प्रीवियस ईयर के OM1 और OM2 के अपने ऑलरेडी कर चुके हैं। ये बुक भी अगर अपने एक तरफ से स्टार्ट करके 10 चैप्टर इसके ख़त्म कर दिए तो आप में थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एक वो पूरा कंप्लीट कर लिया, एक बार ये पूरा कंप्लीट कर लोगे तो लगभग 60 से 70% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले है दोस्तों OM नंबर 1 चैप्टर 2 पे एंड अलाउंसेस। इसका रूल नंबर 144 के अंदर क्या लिखा हुआ है, रेट्स ऑफ पे। दोस्तों, जो DAD के या जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको किस रेट्स पे उनको पे मिलती है, इसका जो है द रेट्स ऑफ पे एंड अलाउंसेस ऑफ ऑफिसर्स एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द DAD आर गिवन इन एनेक्सर ए। दोस्तों, जो इस चैप्टर का एनेक्सर है ए है, उसके अंदर 6 CPC का परफॉर्मा दिया हुआ है एनेक्सर ए के अंदर। उसके अंदर पहले जो ग्रेड पे सिस्टम चलता था, मतलब एक पे बैंड दे दिया, कुछ भी पे बैंड दे दिया, उसके अंदर एक ग्रेड पे अटैच कर देते थे कि ये 2800 ग्रेड पे की जॉब है, ये इसको 4200 ग्रेड पे कर दिया। 7 CPC में क्या किया फ्रेंड्स, उनको लेवल बना दिए, लेवल इन पे मैट्रिक्स बोला गया उसको। ठीक है, तो 7 CPC का ऑफिसर्स एंड स्टाफ ऑफ द DAD ये 1/1/2016 जब 7 CPC कमीशन आया। 7 CPC हर 10 साल के अंदर एक कमीशन आता है दोस्तों। 2006 के अंदर 6 CPC, 2016 के अंदर 7 CPC। ओके, तो उसके अंदर जो है जो एम्प्लॉयज़ जो वर्किंग थे, जो पे ग्रेड थे, सिस्टम उसको पे मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया, उनके लेवल्स बना दिए गए। ओके, तो MTS का कितना लेवल 1 है, क्लर्क का कितना है 2 है, इसके अंदर हिंदी टाइपिस्ट, स्टाफ का ड्राइवर ग्रेड 3 ये भी इंक्लूड किए जाते हैं। और फिर ऑडिटर का 5 है, सीनियर ऑडिटर का 6 है, WO का 8 और 9 है, AO का 9 है, SAO का 10 है। इसमें ऊपर आप CGT तक जाओगे एनेक्सर ए में तो आप उसको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। आगे फ्रेंड्स रूल नंबर 145 में है एडिशंस टू पे, मतलब आपको तनख्वाह तो मिल ही रही है। ओके, लेकिन आपको कुछ उसके अलावा कुछ एडिशंस भी मिलते हैं। मान लो कुछ अलाउंसेस मिल रहे हैं, तो इसकी जो पूरी चर्चा है अलाउंसेस की एनेक्सर बी में दी गई है इसी चैप्टर के। ओके, इसमें से फ्रेंड्स कुछ अलाउंसेस तो अबॉलिश कर दिए गए 7 CPC के अंदर, और कुछ इसके अंदर अभी बाकी है। ओके, तो जैसे हेडक्वार्टर अलाउंस था उसको अबॉलिश कर दिया गया। मान लो ड्यूटी अलाउंस है, अभी स्पेशल अलाउंस अभी मिलता है। भूटान कंपनसेंट्री अलाउंस भी अभी मिलता है। कैश हैंडलिंग एंड ट्रेजरी अलाउंस टू कैशियर्स ये भी अभी मिलता है। ओके, और जो पर्टिकुलर अलाउंस है जैसे भूटान कंपनसेंट्री अलाउंस है, तो ये इसका एक लेटर है, मतलब उसके अंदर इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। तो ये अपने एग्जाम पर्पस से दोस्तों इसके सवाल नहीं पूछे गए हैं, और इस चैप्टर से तो मुश्किल से 1 या 2 सवाल पूछे गए हैं। ओके, जैसे HRA का पूछ लेंगे जो भी अपने डिस्कस करेंगे, तो इसलिए इसको मैंने इतना इन पर ध्यान नहीं दिया। आगे चलिए दोस्तों, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता जो मिलता है आपको सभी को पता है, साल में 2 बार महंगाई भत्ता मिलता है। HRA जो हाउस रेंट अलाउंस है हमें, जैसे नॉर्मल कितना है 8, 16, 24 है। ओके, जब DA 25% से बढ़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 इसमें बढ़ गया, 2 इसमें बढ़ गया, 3, 9, 18, 27 हो जाएगा। और जब DA 50% से बढ़ जाएगा तो 10, 20, 30 हो जाएगा। ठीक है, 7 CPC के अंदर लेटेस्ट पोजीशन ये है। जो XCT है उसके अंदर 30%, YCT है जो 20%, ZCT है जिसमें 10%, जब DA 50% से बढ़ जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है आपको। आगे चलिए फ्रेंड्स, आगे क्या दिया हुआ देखिए, CEA जो है 149 के अंदर वो 27,000 रुपये प्रति चाइल्ड मिलता है। पहले कितना मिलता था, 18,000 रुपये मिलता था, इसको 27,000 रुपये कर दिया। कितने बच्चों तक मिलेगा, 2 बच्चों तक मिलेगा। अगर पहले जुड़वा हो गए तो 54,000 मिलेगा, तीसरा बच्चा कर दिया तो नहीं मिलेगा आपको। सेकंड ट्विन हो जाएंगे तो तीनों बच्चों को मिल जाएंगे 81,000। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस है CEA की, ये भी 99% लोगों को पता रहती है। अगला क्या है, लीव ट्रैवल कंसेशन, LTC क्या होती है दोस्तों, एक स्कीम ऑफ असिस्टेंस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैव कंप्लीटेड 1 ईयर ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस। ये चीज़ ध्यान रखिए दोस्तों, अगर 1 साल कंटिन्यूअस सर्विस आपको कंप्लीट हो जाती है उसके बाद ही आप एलिजिबल हो LTC लेने के लिए। ठीक है, ऑन द डेट ऑफ जर्नी इज एलिजिबल फॉर LTC फॉर हिमसेल्फ एंड देयर फैमिली, मतलब आप खुद ले सकते हो और आपके साथ जो आपके फैमिली मेम्बर जो आप पे डिपेंडेंट है वो फैमिली मेम्बर भी आपका LTC का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अंदर क्या है, आपको फ्रेंड्स फेयर मिलता है आने जाने का। ठीक है, तो वो उसको LTC बोलते हैं। तो ये भी कई प्रकार की LTC होती है, मेनली 2 प्रकार की होती है, होम टाउन और ऑल इंडिया। होम टाउन LTC के अंदर क्या है, 2 साल का ब्लॉक ईयर होता है। जैसे अभी करंटली में कौन सा ब्लॉक ईयर चल रहा है, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। करंट में कभी कौन सा है, 2022-23। ओके, 2 साल में एक बार आप होम टाउन LTC दे सकते हो। और LTC में अगर आपका प्लेस पोस्टिंग, मतलब आपकी पोस्टिंग और आपका जो होम टाउन है दोनों मतलब एक ही जगह है, तो आप जो आपकी होम टाउन LTC है उसको एक ऑल इंडिया LTC में कन्वर्ट कर सकते हो, और उस LTC के जरिए आप नॉर्थ ईस्ट में जम्मू एंड कश्मीर, अंडमान निकोबार, पोर्ट ब्लेयर आइलैंड में जा सकते हो। ओके, और ऑल इंडिया LTC जो है वो 4 साल के ब्लॉक में एक बार जा सकते हो। ठीक है, मतलब ये कंडीशन हो गई जिनका होम टाउन और वो है, तो वो 2 साल में जो है अपने होम टाउन को उसमें कन्वर्ट कर लेंगे। वैसे सभी के लिए क्या नियम लागू है कि ऑल इंडिया LTC के लिए कि 4 साल के एक ब्लॉक ईयर में आप जा सकते हो।
ठीक है, मतलब वर्तमान का ब्लॉक ईयर कौन सा, 2022 से लेकर 2025 तक, मतलब इस एक ब्लॉक ईयर में आप एक ऑल इंडिया जा सकते हो। ओके, और पिछला इससे कौन सा था, 2018 से 2021। ये सवाल भी पूछा गया है, ठीक है, ग्रेजुएट एमटीएस और क्लर्क के ऑडिटर के एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है। तो उम्मीद है कि अब की बार ये पूछ ले, 2022 से लेकर 2025, 4 साल होते हैं दोस्तों इसमें, 22, 23, 24, 25। ठीक है, आगे चलिए। आगे न्यू रिक्रूटेड पर्सन्स के लिए थोड़े से इसमें अलग नियम हैं। अलग नियम क्या है, एलिजिबल होने के 8 साल तक कंटिन्यू तक एलटीसी आपको मिल सकती है। एलिजिबल होने से मतलब क्या है, मतलब आपकी 1 साल सर्विस जब कंप्लीट हो गई तो उसके 8 साल तक आप एलिजिबल हो एलटीसी के लिए, अगर आप न्यू रिक्रूटेड हो। ठीक है, पहले 3 साल तो आप होम टाउन एलटीसी ले सकते हो और चौथे साल आप ऑल इंडिया जा सकते हो। ठीक है, एक सवाल इसमें एलटीसी के दौरान पूछा जाता है कि आप कितने % एलटीसी एडवांस ले सकते हो, तो उसमें दोस्तों आप 90% एलटीसी का एडवांस का पैसा ले सकते हो। ठीक है, बाद में आप फाइनल सबमिशन करोगे तो उसके अंदर वो चीज़ें एडजस्ट हो जाएगी। और इसके अंदर पूछा जा सकता है कि आप कितनी छुट्टियाँ इनकैश करवा सकते हो एलटीसी के अंदर, तो मैक्सिमम 60 छुट्टी जो है आपकी वो इनकैश हो जाएगी। एक बार में कितनी करवा सकते हो, 10 करवा सकते हो। 10 करके 6 स्पेल जो हैं वो आप होल सर्विस के अंदर अपने छुट्टी को एनकैश करवा सकते हो। ओके, स्टेट गवर्नमेंट के दोस्तों अंदर अलग नियम है। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो इनके जो अर्जित अवकाश हैं वो हर साल एनकैश करवा सकते हैं। ठीक है, 300 होने के बाद वो हर साल एनकैश करवा सकते हैं उसको। ओके, आगे चलिए दोस्तों। 153 के अंदर क्या है, रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस। दोस्तों जो पूरा चैप्टर है उसके अंदर हमारे जो पर्सनल पे एंड अलाउंसेस हैं उनके बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, तो बहुत ईजी है और ये बहुत ही 10 से 12 मिनट में खत्म हो जाएगा वीडियो। रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंस, मेडिकल एक्सपेंस जो भी आप होता है मेडिकल क्लेम सबमिट करते हो, द मेंबर्स ऑफ द डीएडी देयर फैमिलीज एंड होली डिपेंडेंट पेरेंट्स आर एंटाइटल्ड टू द रिइंबर्समेंट ऑफ द मेडिकल एक्सपेंस। मतलब आप और आपके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, जो आपके साथ जैसे एलटीसी अवेल करने के लिए आपके डिपेंडेंट जो लोग थे पूरी फैमिली के, वो जा सकते हैं। ऐसे ही आप उनका मेडिकल का एक्सपेंस जो है वो भी रीइंबर्समेंट करवा सकते हो। ठीक है, आगे चलिए फ्रेंड्स। आगे इसमें 156 में क्या दिया हुआ है, रीइंबर्समेंट ऑफ हॉस्टल सब्सिडी। फ्रेंड्स आप हॉस्टल जो सब्सिडी है उसको भी आप रीइंबर्समेंट करवा सकते हो। ठीक है, इसके कुछ नियम हैं, कुछ दोस्तों टेक्निकल बातें जो हैं अपनी इसमें नहीं कवर कर रहे हैं, तो वो दोस्तों मैं आपको स्वामी हैंडबुक करवाऊंगा ना, एक पर्टिकुलर अपने सेक्शन लेंगे जिसमें स्वामी हैंडबुक जो है उससे इसकी टेक्निकल बातें निकालेंगे, क्योंकि ये बुक बहुत ही आउटडेटेड है, इसके अंदर करंट नियम भी नहीं इंक्लूड किए गए। स्वामी हैंडबुक जो अपने 2022 का जो लेटेस्ट वर्जन है उससे अपने सारी बातें डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस बुक से मैंने इसलिए बहुत कम मैटर लिया है क्योंकि चीज़ें अपडेटेड नहीं है, 6 CPC की दे रखी है, ऑर्डर्स जो है 2008 2009 के ऑर्डर्स दे रखे हैं। ठीक है, जो स्वामी हैंडबुक अपने करेंगे तो उसके अंदर लेटेस्ट जो पोजीशन है इन चीज़ों की, हॉस्टल सब्सिडी की, मान लो LTC है, कितना % एडवांस ले सकते हो, कितने टाइम के अंदर आपको क्लेम सबमिट करना है, अगर एडवांस ले लिया तो कितने दिन के अंदर आपको क्लेम सबमिट करना है, मेडिकल ले लिया तो फ्रेश मेडिकल आप कितने दिन में सबमिट करोगे। ठीक है, तो वो जो टेक्निकल बातें हैं वो अपने स्वामी हैंडबुक से करेंगे जो लेटेस्ट रूल पोजीशन है। ओके, आगे चलिए। TADA आपको अलाउ है। ठीक है, सिंपल है। इसके बाद दोस्तों एनेक्सर B के अंदर कुछ चीज़ें अपने देखें जो पेज नंबर 144 में आपको मिल जाएगा बुक के अंदर। ओके, आगे क्या है, अलाउंसेज एंड एंटाइटलमेंट्स ड्यूरिंग सस्पेंशन। दोस्तों सस्पेंशन क्या होता है, टेम्परेरी आपको ड्यूटी से डिबार कर दिया जाता है। टेम्पोरेरी, इफ़ यू आर डिबार्ड टेम्परेरी फ्रॉम द ड्यूटी इज कॉल्ड सस्पेंशन। टेम्परेरी डिबार का मतलब है आपको कुछ समय के लिए टेम्पोरेरीली रूप से आपको ड्यूटी पे नहीं आना है। ठीक है, आपको मना कर दिया गया ड्यूटी पे आने से, इसको बोलते हैं दोस्तों सस्पेंड कर दिया, सस्पेंशन कर दिया। किन केस में कर सकते हैं दोस्तों, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। CCSE कंडक्ट रूल जब पढ़ेंगे अपने तो उसके अंदर सस्पेंशन जो है, माइनर पेनल्टी है, मेजर पेनल्टी है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन इस चैप्टर के अंदर इसको थोड़ा सा दिया था तो मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताता हूँ। ओके, तो सस्पेंशन जो है दोस्तों टेम्परेरी डिबारमेंट होता है ड्यूटी से। मान लो आप अफसर के साथ बदतमीजी कर लो, अपने हायर सुपीरियर ऑफिशियल के साथ। ठीक है, ऑफिस के अंदर ड्रिंक करके चले जाओ। ठीक है, मान लो कोई भी पब्लिक मनी है, गवर्नमेंट मनी है, आपको उसने मिस यूज़ कर लिया। ठीक है, तो आपके ऊपर जिस तरह का आपने जो बिहेवियर किया है उस बिहेवियर के हिसाब से आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, सस्पेंड करने के बाद दोस्तों आपको क्या क्या अलाउंसेस, क्या क्या उनके एंटाइटलमेंट आपको हैं वो चीज़ें अपने बताएंगे, क्योंकि ये चैप्टर जो है पे एंड अलाउंसेस के बारे में ही है। तो सस्पेंड होने के बाद आपको क्या क्या अलाउंसेस, क्या क्या एंटाइटलमेंट मिलेंगे उसके बारे में थोड़ा सा अपने देखते हैं। तो देखिए चलो दोस्तों, सस्पेंड कब होगा, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम इज़ पेंडिंग। मान लो आपके खिलाफ जो है डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रही है, पेंडिंग है। ठीक है, कोई क्रिमिनल केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तब आपको सस्पेंड किया जा सकता है। ठीक है, सस्पेंड करने का दोस्तों रीज़न ये होता है कि मान लो आप ऑफिस में आओ और ऑफिस के रिगार्डिंग ही आपके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग या क्रिमिनल केस या ऐसी कुछ चीज़ें चल रही है, तो क्या कि आप जो एविडेंस है उनके साथ कोई छेड़छाड़ ना कर दो। ठीक है, इसलिए आपको सस्पेंड रखा जाता है। या कोई इंक्वायरी चल रहा है या कोई ट्रायल चल रहा है, इस केस में आप सस्पेंड हो जाओगे। ठीक है, और सस्पेंड हो जाओगे तो दोस्तों आपके जो खुद के गुजारे के लिए और आपकी फैमिली के गुजारे के लिए एक गुजारा भत्ता दिया जाता है जिसको बोलते हैं सबसिस्टेंस अलाउंस। ये दोस्तों आपके वन वर्ड में भी पूछा जा सकता है इंग्लिश के। ठीक है, कि सबसिस्टेंस अलाउंस क्या हो जाता है, व्हेन ए पर्सन इज टेम्परेरी डिबार्ड फ्रॉम द ड्यूटी देन ए अलाउंस हैज़ बीन पेड टू द इंडिविजुअल दैट इज नोन एज सबसिस्टेंस अलाउंस। ठीक है, तो ये क्या होता है दोस्तों, आपको 50% ऑफ द पे आपको दिया जाता है। ठीक है, पहले 3 महीने आपको 50% जितनी आपकी पे थी उसका दिया जाएगा। इसके बाद 3 महीने के बाद दोस्तों जो कमेटी है, जो रिव्यू करने वाली जो कमेटी है, जो बोर्ड मेंबर है, वो इसमें इसकी लिखित
लिखित अर्जी पे, लिखित एप्लीकेशन पे इंडिविजुअल की उस अलाउंस को 75% तक बढ़ा सकते हैं। मान लो उसके फेवर में केस जा रहा है, ठीक है, तो 75% तक इसको इंक्रीज़ कर देंगे, या उसके खिलाफ केस जा रहा है या जो भी इसकी वजह रहती है तो 25% तक डिक्रीज़ भी इसमें कर सकते हैं। मतलब 50% था या तो 75 कर देंगे या उसको 25 कर देंगे, या 25 बढ़ा देंगे या 25 काट देंगे। ठीक है, आगे चलिए दोस्तों। आगे क्या है दोस्तों, डियरनेस अलाउंस एंड इंटरिम रिलीफ। दिस विल बी बेस्ड ऑन द सब्सिस्टेंस अलाउंस। मतलब जो डियरनेस अलाउंस है वो क्या किस पे बेस होगा, सब्सिस्टेंस अलाउंस पे। जितनी उसमें उसको बेसिक मिलेगी, जितना उसको गुजारा भत्ता मिल रहा है उसके हिसाब से इसको जो महंगाई भत्ता है वो लागू होगा। नो इंटरिम रिलीफ सैंक्शन आफ्टर द डेट ऑफ सस्पेंशन सेट बी एडमिशिबल। मतलब जो इंटरिम रिलीफ है दोस्तों, वो जो सस्पेंशन आपका सैंक्शन हो गया उसके बाद आप एडमिशिबल नहीं हो। ठीक है, नो इंटरिम रिलीफ। आगे दोस्तों देखिए क्या है, CEA मिलेगा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, तो अभी अपने डिस्कस किया था। ठीक है, कि कितना मिलता है, ये 27,000 मिलता है। ठीक है, बच्चे तो पढ़ेंगे ना, आप सस्पेंड हुए उनकी क्या गलती है। ठीक है, तो LTC जो है दोस्तों क्या है, द एम्प्लॉय इज़ नॉट अलाउड टू अवेल LTC। जो बंदा जो खुद एम्प्लॉय है वो LTC अवेल नहीं कर सकता, लेकिन उसके फैमिली के हैं, मेंबर ऑफ द फैमिली है वो अवेल कर सकते हैं LTC को। समझ में आ रहा है दोस्तों, जो एम्प्लॉय खुद है वो अवेल नहीं कर सकता LTC को, और जो इसके अदर मेंबर ऑफ द फैमिली हैं वो अवेल कर सकते हैं। एम्प्लॉय खुद क्यों नहीं अवेल कर सकता, क्योंकि मान लो जिस टाइम सस्पेंशन पीरियड में है उसके ऊपर कुछ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चल रही हो, उसके ऊपर उसको कुछ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रही है, तो उसको हेडक्वार्टर छोड़ने की परमिशन नहीं होती। ठीक है, एक दोस्तों जो सवाल है इसके अंदर, ये मैंने आपके लिए इसमें देखा है, नवंबर 2007 के पेपर में आया हुआ है SS के प्रीवियस एग्जाम के अंदर, सस्पेंशन का है दोस्तों। इसमें पूछा कि सस्पेंशन कब माना जाएगा। ठीक है, एक इसके अंदर वो पुराने जो 3 रीज़न अपने डिस्कस किए उसके अंदर ये भी ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, सस्पेंड माना जाएगा गवर्नमेंट सर्वेंट यदि ही इज़ डिटेन्ड इन ए कस्टडी फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 48 घंटे, और इफ़ ही इज सेंटेंस्ड अ टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 48 घंटे। क्या बोल रहा है दोस्तों, 48 घंटे से ज़्यादा अगर आपको पुलिस पकड़ लेती है, अपनी कस्टडी में रखती है, या आपको जेल में रखा जाता है 48 घंटे से ज़्यादा, तो आपको सस्पेंड माना जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, आपका सुपीरियर ऑफिसर जो है उसने शिकायत करी है नहीं करी है, ठीक है, जो भी वजह हो, लेकिन आप अगर ये दोनों कंडीशन आपकी फुलफिल हो जाती है तो एंड यू विल बी ट्रीटेड एज सस्पेंडेड। ओके, तो दोस्तों ये जो है पैरा 7 के अंदर सस्पेंशन डाइजेस्ट जो दिया हुआ है CCA रूल के अंदर, उसके अंदर अपने देखेंगे। ठीक है, तो मतलब मेन जो चीज़ है ये CCA रूल की ही है, इसके अंदर दिया हुआ था अलाउंस से रिलेटेड, तो मैंने आपको थोड़ी सी बातें इसमें बता दी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे क्या है फ्रेंड्स, रिकवरी फ्रॉम सब्सिस्टेंस अलाउंस कंपल्सरी डिडक्शंस। ये क्या है दोस्तों, सब्सिस्टेंस अलाउंस जो है उसके अंदर कुछ कंपल्सरी डिडक्शन आपको करने हैं, उनसे रिकवरी करनी है। ठीक है, तो ये कौन कौन सी है, इनकम टैक्स है, अगर ड्यू है इनकम टैक्स तो उसको रिकवर करना पड़ेगा इसी अलाउंस से। ठीक है, एस अलाउंस से, इसको बोलना ही बड़ा कठिन है, सब्सिस्टेंस अलाउंस। ठीक है, मतलब लाइसेंस फी है गवर्नमेंट अकोमोडेशन की, और कुछ अलाइड चार्जेज हैं, भाई आप गवर्नमेंट क्वार्टर में रह रहे हो तो ये लाइसेंस फीस और ये तो देनी पड़ेगी आपको। ठीक है, ये भी यहाँ से काटे जा सकते हैं। रीपेमेंट टुवार्ड्स लोन्स एंड एडवांसेस, मान लो आपने कुछ एडवांस लिया हुआ था, ठीक है, मान लो खुद ने LTC का एडवांस लिया हुआ था, फिर आपको सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है, वो पैसा तो आपके पास पड़ा है ना LTC एडवांस का, तो आपको उसको वापस जमा करवाना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ठीक है, तो आपके इस अलाउंस से काटा जाएगा, एस अलाउंस से। ठीक है, कंट्रीब्यूशन टू CGHS एंड CGIES, अगर ये फैसिलिटी आपके उसमें अवेलेबल है और आप इससे बेनिफिट हो रहे हो तो आपको ये भी कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा इसी अलाउंस से। ठीक है, आगे क्या है दोस्तों, ऑप्शनल डिडक्शंस टू बी मेड ओनली विद द रिटन कंसेंट ऑफ द एम्प्लॉय। कुछ अलग जो डिडक्शंस जो हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की कंसेंट के द्वारा भी काटी जा सकती है। कौन कौन सी हैं फ्रेंड्स, PLI का प्रीमियम, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का रिफंड ऑफ GPF एडवांस। ठीक है, मान लो आपने कुछ एडवांस ले लिया था GPF का, उसका रिफंड करना है आपको, तो वो आप बोल दो, मतलब आप रिटर्न एप्लीकेशन देके कि भैया मेरा GPF एडवांस आप वापस रिकवर कर लीजिए मेरे सब्सिस्टेंस अलाउंस से, तो वो भी रिकवर कर लिया जाएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी को दोस्तों को ड्यू है। ठीक है, तो ये सिंपल सी बातें हैं। आगे देखिए, नो डिडक्शन शुड बी मेड फॉर द फॉलोइंग, मतलब इस केस में अंदर कोई भी डिडक्शन नहीं किया जाएगा। ठीक है, सब्सक्रिप्शन टू GPF, मतलब आपका जो GPF जो सब्सक्राइब कर रखा था आपने, जितना आप GPF कर रहे थे। ठीक है, आज NPS के केस में दोस्तों लागू नहीं होगा। ठीक है, एक बात ध्यान रखिए कि GPF जो है 2004 से पहले वालों का है, अगर वो सस्पेंड होते हैं तो उनका सब्सक्रिप्शन उनको नहीं देना है। रिकवरी ऑफ लॉस टू गवर्नमेंट फॉर विच एम्प्लॉय इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, मान लो किसी ने कोई गवर्नमेंट का कोई लॉस किया है, उसके लिए वो एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, केस में भी उनका डिडक्शन नहीं किया जाएगा। ठीक है, जब वो मान लो सस्पेंड होकर वापस ज्वाइन कर लेगा तो उस केस में ये सारी बातें देखी जाएगी। ठीक है, तो आपको मोटा मोटा मैंने बता दिया सस्पेंड होने के बारे में, इसको क्या क्या अलाउंस मिलते हैं, क्या क्या इमोल्यूमेंट्स हैं इनके। ठीक है, तो वीडियो को दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।